सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप अब तक जितना भी कुछ मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लग रहा होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो चलिए आज के दूसरे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से लगा दीजिए अटेंडेंस, फिर अपने इस मज़ेदार चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। सो बच्चों, अब तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये समझा कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग की प्रोसेस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और तो और इसके फंक्शंस क्या हैं। ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। बट इस मार्केटिंग के रूप क्या है ये देखना अभी भी बाकी है। मतलब कि आज जिस तरीके की मार्केटिंग हम देख रहे हैं, क्या मार्केटिंग हमेशा से उसी तरीके की थी? मतलब कि एक मार्केटर जब मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेकर एंटर करता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, वो क्या थिंकिंग होती है, वो क्या फिलॉसफीज होती हैं जो उसके दिमाग में चल रही होती हैं, जिसके बेसिस पर वो अपने कस्टमर का दिल जीतने की कोशिश करता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि आपको अपने कस्टमर का दिल जीतना है अपने प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो बस इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर मार्केटर्स की कुछ थिंकिंग, कुछ फिलॉसफीज को ऑब्जर्व किया और हम लेकर आए कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो चलिए जानते हैं वो फिलॉसफीज कौन कौन सी हैं और ये क्या चीज़ है। ये देखिए ज़रा, in order to achieve the desired exchange outcomes with target market, it is important to decide what philosophies or thinking should guide the marketing efforts of an organization। मतलब कि किसी भी मार्केट के अंदर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कि जिस चीज़ के लिए आप मार्केट में एंटर हुए अपने प्रोडक्ट के साथ अपने टारगेट मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि किस थिंकिंग के साथ आप मार्केट में एंटर करोगे जो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स को गाइड करेगी। ठीक है। सो द अडॉप्टेड फिलोसफी डिटरमाइंस द एम्फेसाइज ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। अब ये जो थिंकिंग होती है ना, ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। कोई प्रोडक्ट को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देता है, कोई अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कुछ ज़्यादा ही कंसर्न्ड है। तो यहाँ पर वो फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के फीचर्स, सेलिंग, कस्टमर की नीड या फिर सोसाइटी के लिए उनका कंसर्न। सो ओवर द टाइम 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैव इवॉल्व। तो अब बीते कुछ सालों में, बीते कुछ समय में हमने यहाँ पर 5 तरीके की फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। देखो जरा, अब वो पांचों की पांचों फिलॉसफीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास उसके अंदर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड आएगा सेलिंग कॉन्सेप्ट, देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये उस समय की बात है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ पर आया। तो उस टाइम पर सामान बेचना कोई मुश्किल काम नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट में कस्टमर तो बहुत सारे थे, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे उनकी कमी थी। मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। अब ऐसे में हमारे मार्केटर को लगा कि कस्टमर का अगर दिल जीतना है तो एक काम करना होगा। पहली बात तो ये कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और मास स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे। और ये बात तो अब तक हम सभी लोग जान ही चुके हैं, इतने होशियार तो हम हो ही गए हैं कि भाई जब जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है और पर यूनिट कॉस्ट कम आने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किए जा सकते हैं। तो मार्केटर ने अपनी थिंकिंग को इस पॉइंट पर लेकर आए वो सारे लोग कि अगर प्रोडक्ट को हम अवेलेबल करा दें मार्केट के अंदर, कि कस्टमर जब जब मार्केट में आए सामान को खरीदने के लिए तो खाली हाथ वापस ना जाए, और तो और अगर वही सामान हम उसे सस्ते में दे दें, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस पर, तो वाह भाई वाह हो जाएगी हमारी। तो यहीं से निकल कर आया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहां पर उनकी फिलॉसफी, उनकी थिंकिंग ने ये कहा कि अगर हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, या और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज सिर्फ कस्टमर का दिल जीत के ही किया जा सकता है, तो यहाँ हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर का दिल जीता जा सकता है अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट से।
कि हम उसे सामान भी अवेलेबल करा दें और एक ऐसे प्राइस पर जिसको वो अफोर्ड कर सकता हो, तो उससे हमारा काम बन सकता है। तो देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर यही कहा गया है। अर्लीस्ट, पहली बात तो ये अर्लीस्ट फिलॉसफी है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम की है, जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हुआ करती थी तो सामान बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ पे इस फिलॉसफी के अंदर हमारा फोकस रहा लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, ताकि हम एवरेज कॉस्ट को कम कर सके। अब हम ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम एक अजम्पशन लेकर चल रहे थे कि कस्टमर प्रेफर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो वाइडली अवेलेबल हो, यानी कि जो भारी मात्रा में हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल हो और कम से कम प्राइस पर। बिल्कुल ठीक बात है। सो एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो अब हमारे यहाँ पे जो फोकस हुआ वो किस चीज पे हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे एट मिनिमम कॉस्ट, और इसी चीज पर ध्यान दिया गया अंडर द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, अब प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हो चुके थे, मार्केट में खूब सामान हमारा यहाँ पर बेचा जा रहा था, लोग आ रहे थे, सामान खरीद रहे थे। बट आपको तो ये बात पता ही होगी ना कि जब मार्केट में किसी भी चीज की भीड़ बढ़ जाती है बच्चों, तो उसकी प्राइस कम हो जाती है ना। जब ज्यादा ही कोई चीज बढ़ने लग जाए मार्केट के अंदर, तो धीरे 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 उसकी प्राइस कम होने लगती है। और कुछ यही हुआ हमारी इस फिलॉसफी के साथ जो पहले चल रही थी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के नाम से, कि अब बेच तो सभी लोग रहे थे सामान। और जब सभी लोग सामान बेच रहे थे तो एक कस्टमर ये कहता है कि अरे भाई, तुम भी सामान बेच रहे हो, ये भी वही सामान बेच रहा है, तो मैं तुमसे ही क्यों खरीदूं? ऐसा क्या खास है तुम्हारे प्रोडक्ट में जो मैं तुम्हारे पास आऊं और सामान खरीदूं? तो ऐसे में अब नीड अराइज हुई कि भाई देखो, प्रोडक्शन तो बहुत हो गया है, अब प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। अब हमें कस्टमर को अपनी दुकान पर लेकर आने के लिए उसको कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जो वो हमारे पास खींचा चलाए। 10 दुकानें हैं एक हमारे कस्टमर के सामने जो सेम सामान बेच रही है, पर कस्टमर तुम्हारी दुकान पर ही क्यों चढ़े? इसके लिए तुम्हें उसको एक रीजन देना होगा। अब तुम्हें उसका जो दिल जीतना है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, वो जीतना पड़ेगा प्रोडक्ट को कुछ बनाकर। तो यहाँ पर फोकस आया अब प्रोडक्ट की क्वालिटी और इंप्रूवमेंट पे, कि अब हमें मेहनत करनी है अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे। हमें अपना प्रोडक्ट इस तरीके से बनाना है कि हमारा प्रोडक्ट ही अपने आप के लिए सेल जनरेट कर जाए, अपने कस्टमर को अपने पास खींच कर लेकर आए। ठीक है, देखिए जरा। So with increased supply, mere availability and the low price were not enough. अब यहाँ पर क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो सिर्फ प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देना, वो भी कम कॉस्ट पे, अब ये सर्वाइवल के लिए काफी नहीं है। अब आपको यहाँ पर और मेहनत करने की जरूरत है। सो कस्टमर स्टार्टेड प्रेफरिंग द क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड द फीचर्स। अब देखो ना, हमारा कस्टमर बहुत चूजी है, वो कहता है कि हमें तो अच्छी क्वालिटी का सामान भी चाहिए, आपका प्रोडक्ट कैसी परफॉर्मेंस देता है हमें ये भी जानना है, और आपके प्रोडक्ट में फीचर्स क्या क्या है हमें ये भी बात बताओ। तो यहाँ फोकस शिफ्ट हुआ कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे, कि अब आपको लगातार प्रोडक्ट को इंप्रूव करना होगा। कहीं ना कहीं क्या यही तो वो रीजन नहीं है कि हर आए दिन ये जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं, ये अपने मोबाइल फोन्स के अंदर हर एक मॉडल में कोई ना कोई एक नया फीचर ऐड करती हैं, उसकी प्राइस बढ़ाती हैं और मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। क्योंकि अगर सेम ही मोबाइल फोन की मार्केट में अगर भीड़ लग जाएगी, तो फिर वही बात है, कस्टमर क्यों ही खरीदेगा, क्यों उसका मन करेगा कि एक नया प्रोडक्ट खरीदा जाए, क्यों हम लोग अपने मोबाइल फोन को चेंज करना चाहेंगे? जब हमें कुछ नया दिखता है तभी तो हम अपने पुराने वाले को साइड में रखने की कोशिश करते हैं, वरना जो काम ये कर रहा है वही काम तुम जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, वही काम वो वाला मोबाइल फोन भी कर रहा है, तो हम क्यों ही खरीदेंगे? तो जब तुम पहले वाले मॉडल से कुछ अच्छी चीज नए वाले मॉडल में ऐड ऑन करोगे, तभी तो कस्टमर खरीदता है। अदरवाइज अगर तुमने नए मॉडल में भी पुराने मॉडल जैसी ही चीज ऐड ऑन कर दी और कुछ खास नया नहीं किया, तो नए मॉडल को हमारा कस्टमर रिजेक्ट कर देता है। और ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ हो चुका है और होता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कहा गया कि आप ये कैसे कर सकते हो, सुपीरियर क्वालिटी और ज्यादा से ज्यादा फीचर ऐड ऑन करके, तभी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब सेलिंग कॉन्सेप्ट पे। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? भाई तुमने मार्केट में भीड़ भी लगा ली, तुमने अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से बना भी लिया, फिर से वही बात कि अब जो काम तुमने करना शुरू किया वो काम सबने करना शुरू कर दिया। हर कोई अब प्रोडक्ट की क्वालिटी पे वर्क कर रहा है। एक कंपनी अगर लॉन्च करती है अपना नया मॉडल, तो दूसरी कंपनी भी तो लॉन्च कर रही है। अब कोई क्यों तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा?
तुम कैसे कस्टमर को अपनी दुकान तक खींच कर लेकर आओगे, अब ये तुम्हें सोचना है। अब मैं तुम्हें समझाऊं कि ये काम कैसे किया जा सकता है। ये काम किया जा सकता है कस्टमर को परसुएड करके। अब एक जैसी चीजें तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ना, बट कोई क्यों तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदेगा, उसके लिए उसको फिर से कुछ अलग मिलना चाहिए। फिर से तुम्हें कस्टमर का दिल जीतना है किसी ना किसी चीज से। तो चलो उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं यहाँ पर अब एक एप्लीकेशन ओपन करने जा रही हूँ, ठीक है। वो एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। अब जैसे ही मैं उसको ऑन कर रही हूँ, तुरंत मेरे सामने यहाँ पर कुछ आता है स्क्रीन पर, और यहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि ड्रिप वाली दिवाली डील्स करके लिखा था, यहाँ पे टिकटॉक डील्स, यहाँ लिखा है टिकटॉक डील्स लाइव डेली 12 PM। अब उन्होंने यहाँ पर मुझे एक लुभावना ऑफर दे दिया है कि मैडम अगर आप यहाँ पर सामान खरीदती हैं तो देखो आपको किस तरीके का ऑफर मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने फिर से एक एप्लीकेशन खोली है, मेरी अपनी फेवरेट खाने पीने की एप्लीकेशन हमारी जोमेटो। अब इसके अंदर यहाँ पर लिखा आ रहा है फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। अब फ्लैट 50% ऑफ देखती मुझे लगा कि अरे यार, मैं जो खूब खाने पीने की चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, अगर मंगवाऊंगी तो मुझे 50% ऑफ मिलेगा, ठीक। अब ये देखिए एक और मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट, मेरा पिज्ज़ा खाने का मन नहीं भी कर रहा होगा भाई, मेरा नहीं मन कर रहा पिज़्ज़ा खाने का, तब भी मुझे इस तरीके के लुभावने ऑफर मिलेंगे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी। और हमारे पास पिज़्ज़ा की सिर्फ एक ही कंपनी थोड़ी ना है, पिज़्ज़ा तो हमें डोमिनोज का भी मिलता है, पिज़्ज़ा हट का भी मिलता है। बट ये ओवन स्टोरी वाले कह रहे हैं कि भाई 3 मीडियम पिज़्ज़ा मिल रहे हैं एट जस्ट ₹199। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो भाई खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ये देखो, ये इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट मेरे मोबाइल फोन में आती है। देखो सिटी मॉल वाले, भर लो राशन, सस्ते में राशन भर लो, देखो खूब डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितनी भी कंपनीज आपको एडवर्टाइजमेंट शो कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद क्या है, इनका मकसद है कि भाई, तो कहीं ना कहीं इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है कि आप आओ और सामान खरीदो। अब जैसे कि ये इंस्टामार्ट है, ठीक है, इंस्टामार्ट की ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है और उस पर नीचे लिखा हुआ है ₹100 ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर्स एंड अनलिमिटेड फ्री डिलीवरीज। अभी इस तरीके के अगर एफर्ट्स लगाएंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो बहुत सारे मेरे जैसे कस्टमर जरूर सस्ते में सामान खरीदने के लिए पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो मार्केटर्स है, उनकी जो यहाँ पे फिलॉसफी चेंज हुई है, वो उनकी फिलॉसफी चेंज हुई है बच्चों, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपको कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, परसुएड करना है, ताकि वो आप ही की दुकान पर आकर चढ़े या आप ही का प्रोडक्ट खरीदे। तो देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, विद मोर एंड मोर कॉम्पिटिशन, क्योंकि मार्केट में भाई बहुत कॉम्पिटिशन है, इवन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिडंट इंश्योर द सर्वाइवल। सिर्फ अच्छी क्वालिटी भी अब आपको सर्वाइवल नहीं दे पाएगी। अजम्पशन क्या लिया अब हमने यहाँ पर, कस्टमर विल नॉट बाय अनलेस द एग्रेसिव परसुएडेड। कस्टमर नहीं खरीदेगा जब तक तुम उसको परसुएड नहीं करोगे, तब तक नहीं खरीदेगा। अरे चले जाओ ना किसी भी दुकान पे, एक सेल्समैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी तुम अगर कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, तो वो जो सेल्समैन होता है ना, तुम ऐसे बस कपड़े हल्के से अपने ऊपर लगा कर देख लो बस, तो एकदम से उसके तरफ से एक लाइन आती है, अरे मैडम क्या बात है, ये तो ड्रेस आपके ऊपर बहुत लाजवाब लग रही है, आपकी प्यारी स्माइल ने तो इसकी वैल्यू और बढ़ा दी है। मतलब यार वो ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी लाइनें बोलेगा ना, कि तुम्हें अगर खुद को नहीं भी पसंद आ रही होगी ना ड्रेस, तो तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो बहुत तारीफ कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास तो बहुत अच्छी लग रही है, मेरे ऊपर मैं तो प्रिंसेस लग रही हूँ इसे पहन के, तो उसे खरीद ही लेती हूँ। या लड़का सोचेगा कि यार मैं तो सलमान खान लग रहा हूँ इसे पहन के, मैं तो खरीद ही लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें इस तरीके से परसुएड कर दिया कि तुम्हें नहीं भी खरीदना होगा तो भी तुम उसको खरीद रहे हो। कब? क्योंकि उसके एफर्ट्स आए उसमें, है ना। तो बस यही चीज यहाँ पर सेलिंग कॉन्सेप्ट में समझाई जा रही है कि देखो सामान तो तुम बना चुके हो, तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यहाँ तुम्हें कुछ नया नहीं बनाना है, जो तुमने बना लिया है ना बस उसको बेचना है, यहाँ पर उसको बेचने पे तुम्हें वर्क करना है। यहाँ तुम्हें प्रॉफिट कमाना है, कैसे? यहाँ तुम प्रॉफिट कमाओगे सेल्स वॉल्यूम से, यहाँ कस्टमर का दिल जीतो एडवर्टाइजमेंट से, एग्रेसिवली उसको परसुएड करके, और प्रॉफिट कमाओ ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचकर, ठीक है। सो देखिए यहाँ फोकस हुआ हमारा एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल टेक्निक पे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कराकर, पर्सनल सेलिंग कर, सेल्स प्रमोशन करके। तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेल्स को पुश करना है, हमें मैनिपुलेट करना है बायर्स को। बेसिकली मैनिपुलेट ही तो किया जा रहा है ना बायर्स को। हम इतने सारे लुभावने ऑफर देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने एक दूसरे के इधर उधर के चार्ज लगाकर वो बात वहीं आ जाती है। बट स्टिल हम लोग हो जाते हैं मासूम से, हम बायर्स हैं, हम लोग हो जाते हैं उनकी बातों में, फंस जाते हैं उनके जाल में, उनके रैट ट्रैप्स में। क्यों भाई, है ना।
लिमिटेशन क्या है, यहाँ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को कहीं ना कहीं एक लंबे समय के लिए इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि लुभावने ऑफर, हमें जानबूझ के अट्रैक्ट करना, हमें नहीं भी खरीदना है तब भी हमारी डिमांड को क्रिएट करना, कई हद तक कह सकते हो कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन यहाँ थोड़ा कम रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, अब ये फोर्थ पॉइंट है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ज्यादातर हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हुआ ना कि अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर हुए, हर कोई अब एडवर्टाइजमेंट करने लग गया, तो अब कस्टमर का दिल कैसे जीते? अब हम ऐसा क्या करें कि जो कस्टमर है वो हमारे सामान को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पर हमें कुछ पिलर्स बताए कि मार्केटिंग के कुछ पिलर्स होते हैं, अगर आप उन पिलर्स पे ध्यान देंगे तो शायद आप अपने कस्टमर का दिल जरूर जीत पाएंगे। ना यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्शन की बात करी है, ना यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी की, ना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की, यहाँ पर कुछ और ही ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने फोकस करने की बात करी है। देखिए जरा, पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ, फिर उसके पिलर्स बताऊंगी। As it assumes that customer satisfaction is the key to the organization success. उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हो कि सामान अवेलेबल हो तो कस्टमर खरीदता है, सामान सस्ता हो तो कस्टमर खरीदता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो कस्टमर खरीदता है, तुमने उनको एडवर्टाइजमेंट दे दी, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी उनके साथ कर दी तो कस्टमर सामान खरीदता है। पर वो कहते हैं ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो वो सामान को खरीदता है, कि अगर आपने वो चीज बना दी जो वो एक्चुअल में चाहता था, तो भले ही वो चीज महंगी क्यों ना हो, भले ही तुम परसुएड मत करो उसको ज्यादा सामान को खरीदने के लिए, अगर उसको वो चीज पसंद है, अगर वो चीज की उसको रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीज उसको सेटिस्फाई कर रही है तो वो जरूर खरीदेगा। तो मैं उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां उन्होंने कहा कि कस्टमर का दिल जीतना है उसको सेटिस्फाइड करके। और ये तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हें ये बात पता होगी कि तुम्हारा कस्टमर क्या चाहता है। अपनी मर्जी के हिसाब से उसको सामान मत बेचो, उसकी मर्जी के हिसाब से सामान को बेचो, तब शायद तुम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या डिसीजन हमें लेने हैं। ऑल द डिसीजन आर टेकन फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ कस्टमर को राजा बना दो भाई, इसलिए तो बोला था कस्टमर इज किंग। आप उसे राजा बनाओ, उसके बेसिस पर काम करो और सोचो व्हाट प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, व्हाट फीचर्स टू इंक्लूड, कौन से फीचर्स इंक्लूड करने हैं, एट व्हाट प्राइस, कौन से प्राइस पे, एंड वेयर टू सेल, और कहाँ बेचेंगे। ठीक है, जैसे कि एक कस्टमर डिमांड करता है डबल डोर रेफ्रिजरेटर विद वाटर कूल प्रोविजन। एक कस्टमर कहता है डबल डोर रेफ्रिजरेटर होना चाहिए और वाटर कूल प्रोविजन के साथ चाहिए। तो कंपनी डिजाइन कर रही है ना, अकॉर्डिंगली कंपनी को डिजाइन करना चाहिए और कर भी रही है। देखो क्यों नहीं आए, क्या हमने नहीं देखा कि चीजें बदली हमारे यहाँ पे? बदली है ना भाई। जैसे जैसे कस्टमर ने चीजों को डिमांड किया वैसे वैसे प्रोडक्ट चेंज होता चला जा रहा है। क्यों? हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब इसी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के कुछ पिलर्स हैं। क्या पिलर्स है वो समझते हैं कि कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। सबसे पहले तो अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करो। तुम्हें कहाँ घुसना है, कौन से सेगमेंट में एंटर करना है, पहले तो वो समझो। तुम कहाँ एंटर करना चाहते हो वो आइडेंटिफाई करो। उस जगह की नीड और वांट को देखो, उस जगह पर कस्टमर्स जो हैं उनकी नीड और वांट क्या है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों की तरह प्लीज बता देना अपनी प्यारी मैम को कि नीड और वांट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है नीड और वांट में। मेरे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स चाहिए इस चीज को लेकर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उनकी नीड क्या है और उनकी वांट क्या है। उसके बाद डेवलप करोगे प्रोडक्ट और सर्विस उसके हिसाब से। जैसे तुम्हें पता चलेगा नीड और वांट क्या है, तुम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दोगे। सेटिस्फाई करोगे नीड को कॉम्पिटिटर से बेटर। अब तुम्हारे इसी स्ट्रैटेजी पे कितने सारे लोग नजर रख के बैठे होंगे। तुम्हें ये सारे काम करने हैं कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए कि इससे पहले वो बाजी मारे, तुम्हें अपना प्रोडक्ट मार्केट में पहले लेकर आना है। तो कॉम्पिटिटर से पहले तुम्हें ये काम करना है। और ये सारा काम भाई देखो सोशल सर्विस के लिए नहीं कर रहे हो, डूइंग ऑल दीज एट प्रॉफिट। आपको ये सारा काम प्रॉफिट पे करना है। ठीक है, तो यहाँ फोकस है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक? वेरी गुड। अब आते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का नाम आ रहा है तो इसमें वो सारी बातें आती हैं जो अभी भी मैंने तुम्हें मार्केटिंग में पढ़ाई, बट इसके अंदर एक नाम और जुड़ गया है, सोसाइटल। ये निकला है बेटा सोसाइटी से कि आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाले ही सारे काम करने हैं, लेकिन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए।
आप सारे काम करो लेकिन सोशल वेलफेयर पे ध्यान दो, लोगों की वेलबींग पे ध्यान दो, आप अपना प्रॉफिट कमाओ, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो, नीड और वांट देखो उनकी, लेकिन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी वेलबींग का ध्यान में रखते हुए। सोशल कंसर्न है हमारा ये कि सोसाइटी के साथ हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा, ये सिंपल सा होता है हमारा मॉडर्न फिलोसफी है ये हमारी, दैट एक्सटेंड्स द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये एक एक्सटेंशन है हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, जहां पर फोकस सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के ऊपर भी है। ये कहते हैं कि आपको बैलेंस करना है कंपनी का प्रॉफिट, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर। इन तीनों एस्पेक्ट्स को आपको एक साथ लेकर चलना है और उनको बैलेंस करना है। जैसे कि फर्म प्रोड्यूस करती है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूजिंग द रिसाइकल्ड पैकेजिंग। रिसाइकल पैकेजिंग का इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करना, ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग का इस्तेमाल करना, ये एक सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है कंपनी के थ्रू। चलिए इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कहाँ कंपनी जो है वो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है। मेरे पास ये एक बॉटल है जिसके अंदर कोकोनट वाटर आता है। इस बॉटल के अंदर यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है बॉटल रिसाइकल। ठीक है, इसका मतलब ये एक ऐसी बॉटल है जो रिसाइकल की जा सकती है। तो कहीं हद तक जो कंपनीज इस तरीके की चीजें कर रही हैं कि इस तरीके की आपको पैकेजिंग प्रोवाइड कर रही हैं कि आप उस चीज को रीयूज कर सकते हो और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पर उनकी जो सोच है वो सोसाइटी कंसर्न भी है और प्रॉफिट कमाना भी है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दो चीजों से कहता है कि आप कस्टमर का दिल जीतो, उनको सेटिस्फाइड भी करो और उनकी वेलबींग के बारे में भी ध्यान रखो। तो चलिए अब एक बार इन पांचों के पांचों फिलोसफीज को रिवाइज कर ले विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंस। और डिफरेंस प्लीज जरूर 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 करके जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ये डिफरेंस ही आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने आपको बेसिस प्रोवाइड करें और सारे के सारे हमारे सामने फिलोसफीज और कॉन्सेप्ट्स हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली फैक्ट्री से स्टार्ट होता है क्योंकि प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट भी फैक्ट्री में होती है। अब आप कहेंगे मैम सेलिंग कहाँ होती है? बेटा सेलिंग फैक्ट्री में इसलिए क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको काम करना है। आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसी की आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे आप स्टडी सबसे पहले मार्केट को करते हो, आपको मार्केट में कस्टमर की नीड और वांट को यहाँ पर पहले चेक करना होता है। इसीलिए सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा मार्केट और सोसाइटी। मेन फोकस क्या है? यहाँ आप क्वांटिटी पे ध्यान देते हो, यहाँ क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स पे ध्यान देते हो। सेलिंग में आपका पूरा ध्यान एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे है। मार्केटिंग में आप कस्टमर की नीड देख रहे हो और सोसाइटल में कस्टमर की नीड के साथ सोसाइटी का वेलबींग भी चेक कर रहे हो। मीन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, यानी कि कैसे कर पाओगे यहाँ पर काम? अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की हेल्प से, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करके, सेलिंग कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज पे वर्क करके, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे हो और यही काम आप सोसाइटल मार्केटिंग में भी परफॉर्म करते हैं। एंड क्या हासिल करना चाहते हो? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे? यहाँ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रॉफिट कमाओगे, सेलिंग में सेल्स वॉल्यूम से प्रॉफिट कमाओगे, मार्केटिंग में कस्टमर को सेटिस्फाई करके कमाओगे, और वहीं पे सोसाइटल के अंदर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर के साथ आप प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे। सो आई होप कि आपको ये सारे के सारी फिलॉसफीज अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। इम्पॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना, अच्छे से पढ़ के जाना है, सिंपल सा है, अपने आप भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's। आपको पता है पढ़ाई करते टाइम ना हम बहुत सारे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, उनके साथ हम लोग खेलते हैं इग्नोर गेम। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है, ये टॉपिक तो बहुत ही ईजी है, ये तो इररिलेवेंट है, ऐसा क्या ही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बट आपको पता है हर साल जब भी एग्जाम आता है तो देखो लगभग 70 to 80% पेपर तो ऐसा होता है जो हमें पता है कि हाँ यही वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। बट जो वो 10 to 20% पेपर होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आता है। वो कुछ उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और हम उसे लाइटली ले लेते हैं। और जो भी बहुत सारे हमारे आप कह सकते हो कि लेंदी टॉपिक्स हैं या डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, हम उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते रह जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मिक्स। ये टॉपिक बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि डिटेल में तो 4 P's को पढ़ा ही जाता है, तो इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर चाहे ना
तो 6 मार्क्स की एक बहुत बढ़िया केस स्टडी के रूप में आ सकता है। तो इसलिए मैं तो आपको यहाँ पे इस टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ कि इन केस अगर ये टॉपिक 6 मार्क्स की केस स्टडी में आता है तो आपको वो 4 P's फाइंड आउट करने होंगे, और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इसे डिटेल में जानना जरूरी है कि हर P क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये टॉपिक आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो डायरेक्टली भी आपसे कह सकते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स को एक्सप्लेन करो, या अगर उन्होंने आपसे कहा कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है तो भी उसके अंदर आपको इन्हीं 4 P's को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स कि वो क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स यानी कि कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग करते टाइम कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपने जो अपनी मार्केट में रहते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए। आप मार्केट में एंटर हुए हो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही तो एंटर हुए हो ना। कहीं ना कहीं आपको मार्केट को कैप्चर करना है, अपना एक मार्केट शेयर एस्टैब्लिश करना है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आपको कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना है, आप चाहते हो कि आपका कस्टमर बेस स्ट्रांग हो। तो जो भी आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है अपनी टारगेट मार्केट के अंदर, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो आपके पास वेपन होना चाहिए ना, कुछ तो आपके पास टूल होने चाहिए। तो बस जिन टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उन्हें ही हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। सो देखिए जरा, दीज आर दी सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, ये पूरा आपके लिए एक सेट है किस चीज का, मार्केटिंग टूल्स का, दैट अ फर्म यूजेस, जिसे एक फर्म इस्तेमाल करती है टू परस्यू, परस्यू मतलब अचीव, ताकि वो अचीव कर सके द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ टारगेट मार्केट, जो भी उसने अपने टारगेट मार्केट में सेट कर रखे होंगे। ठीक है, अब आगे की अगर हम कहानी सुने तो मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट फिलहाल आपको अभी 12th क्लास तक सिर्फ 4 ही पीस यानी कि 4 ही एलिमेंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं इसके अंदर, विच इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये 4 P's हैं जिसके ऊपर बेसिकली हमारा ये पूरा चैप्टर है। आगे जितनी भी चीजें आएंगी वो इन्हीं 4 P's के ऊपर ही आएंगी। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मैं अब आपसे बोलूं तो आप सभी बच्चे ये कहेंगे कि मैम प्रोडक्ट वो सारी फिजिकल आइटम्स होती हैं, कि प्रोडक्ट वो सारी फिजिकल आइटम्स होती हैं जिसको हम देख छू सकते हो। बट आपको पता है प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल आइटम्स को नहीं कहा जाता, प्रोडक्ट वो हर एक चीज है जो मार्केट में ऑफर की जा रही है फॉर सेल, या फिर मैं कहूं कि वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए एक वैल्यू जनरेट कर रही हैं, या आप जिससे पैसा कमा पा रहे हो, वो आपके लिए प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं एक आइडिया भी एक तरीके का प्रोडक्ट है। आपने एक आइडिया जनरेट किया, आपका आइडिया अगर मार्केट में बेचा जा रहा है तो वो भी एक तरीके का प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी वाइडर है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, दैट प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और द सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। अब ये बात आप ध्यान रखिए, देखो क्या बताया गया है, प्रोडक्ट कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कोई भी सर्विस हो सकती है, और एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज जो एक वैल्यू जनरेट करती हो या किसी कीमत की हो, कोई भी ऐसी चीज जो वैल्यू जनरेट करती हो, और विच इज ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल, और जिसको आप मार्केट में ऑफर कर सकते हो बेचने के पर्पज से। ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, यहाँ पर ये लोग क्लोजअप का टूथपेस्ट बेचते हैं, लाइफ बॉय सोप है, सर्फ है, व्हील, रिफाइंड ऑयल्स, ये सब ये लोग दे रहे हैं। टाटा की हम बात करें तो स्टील, ट्रक और सॉल्ट दे रहा है आपको। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, कलर मॉनिटर्स मिल रहे हैं। अमूल की तरफ से आपको मिल्क, घी, बटर, चीज और चॉकलेट्स मिल रही हैं। सो अब अगर इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट प्रोडक्ट इज नॉट ओनली द फिजिकल आइटम बट ऑल्सो द बेनिफिट इट प्रोवाइड्स, कि प्रोडक्ट सिर्फ वही चीज नहीं है जिसको आप देख छू पा रहे हो, यानी कि सिर्फ वो फिजिकल आइटम नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज भी है कि अगर आपको किसी चीज से बेनिफिट मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट दे रहा है तो वो भी आप प्रोडक्ट के अंदर ही काउंट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, टूथपेस्ट इज परचेज नॉट ओनली एज अ पेस्ट बट फॉर द व्हाइटनिंग टीथ।
जब हम टूथपेस्ट खरीदते हैं ना तो उसको जस्ट एज अ पेस्ट नहीं खरीद रहे हैं, हम उसके बेनिफिट की वजह से बेसिकली उसको खरीद रहे हैं कि उससे हमें व्हाइटनिंग टीथ मिलते हैं, एक प्यारी सी स्माइल मिलती है हमें उससे कि हम खुलकर स्माइल कर पाते हैं, तो इसीलिए हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। और दी स्ट्रेंथनिंग द गम्स और द फ्रेश ब्रीथ, यानी कि वही और भी जो उसके अदर बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से ही उस प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है। ठीक है, अब जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो कौन कौन से डिसीजन है जो प्रोडक्ट के अंदर हमें लेने होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उसकी पैकेजिंग के बारे में, लेबलिंग के बारे में और ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो एक प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों प्राइस। प्राइस क्या है? प्राइस वो पैसा जो हम प्रोडक्ट के या सर्विसेज के बदले में एज अ कस्टमर किसी भी एक सेलर को प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जब भी हम किसी मार्केटर के पास जा रहे हैं तो हम फ्री में तो उससे सामान खरीद के नहीं लेकर आ पाएंगे ना, तो एक मार्केटर को ये डिसाइड करना है कि वो कितना पैसा है जो आप चाहते हो कि आपका कस्टमर आपको पे करे इन रिटर्न। सो व्हाट इज प्राइस? ये तो इजी है। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्राइस क्या है? वो अमाउंट है जो कस्टमर आपको पे कर रहा है ताकि आप उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इसका डिमांड के ऊपर क्या रोल है? ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसी बेसिस पर वर्क करते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्राइस का लेवल है वो उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है। अब मार्केटर का रोल क्या होता है इसके अंदर? वो डिसाइड करता है सबसे पहले अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि आप जब प्राइस को डिसाइड कर रहे हो तो उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस बेस को लेकर प्राइस को चार्ज करना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना होगा। आप अपने फैक्टर्स को एनालाइज करिए प्राइस डिसाइड करते टाइम कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। मतलब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, आप कॉम्पिटिटर को देख रहे हो, या आप किस तरीके की सर्विस दे रहे हो उसके हिसाब से आप पैसा चार्ज करते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी और उसके बाद फिक्स करनी होगी किसी भी एक फर्म के प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, एडिशनल डिसीजन आपको और कौन से लेने होते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि आपको डिस्काउंट अलाउड करना है तो कितना अलाउड करना है, क्या आप क्रेडिट टर्म्स प्रोवाइड कर रहे हो, अलाउंसेस दोगे क्या आप कस्टमर्स को या फिर हमारे ट्रेडर्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस मस्ट बी इन लाइन विद द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एज परसीव्ड बाय द कस्टमर। हमेशा प्राइस ऐसी रखो कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस उससे मिलने वाले बेनिफिट को जस्टिफाई कर सके। मतलब कि कस्टमर भी जब पैसा खर्च करता है तो वो कंपेयर करता है कि वो कितना पैसा पे कर रहा है और बदले में उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर एक सोच बनाकर आया है आपके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और वो सोच रहा है कि शायद इतने ही प्रोडक्ट की प्राइस रही होगी, तो उस हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। प्लेस को हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी पीछे ही शायद पढ़कर आए थे, तो इसमें तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे डिसीजन ले लिए। आपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर ली, लेबलिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली, इतने सारे डिसीजन ले लिए। वो कितने में बेचा जाएगा आपने ये भी सोच लिया, बट उस प्रोडक्ट को आप कैसे कस्टमर तक प्रोवाइड करोगे आपको इसके बारे में भी तो सोचना है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है कि वो कौन से हम डिसीजन लें जिसकी मदद से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके। तो देखिए जरा इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स एक्टिविटीज दैट मेक्स द फर्म प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। मतलब वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करना जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा पाएं। अब इसमें की डिसीजन क्या है कि आपको सबसे पहले डीलर का सिलेक्शन करना है, इंटरमीडियरीज के बारे में सोचना है, अपने इंटरमीडियरीज को सपोर्ट देना है, जैसे कि कितना डिस्काउंट दोगे, क्या क्या प्रमोशनल कैंपेन्स होंगे। उसके अलावा इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाएगी, स्टोर कैसे करना है चीज़ों को, वेयर हाउसिंग का डिसीजन लेना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचना, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर करोगे। और इंटरमीडियरी का रोल क्या रहता है इसमें कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करोगे, आप प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करोगे, प्राइस नेगोशिएट कैसे करोगे, डील क्लोज कैसे होगी यानी कि सेल्स कैसे क्लोज करोगे, और कौन कौन सी आफ्टर सेल सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं। नेक्स्ट अनदर पी इज प्रमोशन। भाई तुमने मूवमेंट के बारे में भी सोच लिया कि कैसे मूवमेंट होगा आपके प्रोडक्ट का, बट आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पहली बात तो पता कैसे चलेगा, आप उसे कैसे इन्फॉर्म करेंगे। एट द सेम टाइम इन्फॉर्म करने के साथ साथ उसको ये भी तो कहना है कि हम सिर्फ तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि आओ इसे खरीदो। तो यानी कि परसुएड कैसे करोगे, तो दोनों ही काम करना है ना, इन्फ्लुएंस भी करना है और इन्फॉर्म भी करना है। तो देखो जरा प्रमोशन क्या कहता है।
प्रमोशन इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट्स द प्रोडक्ट्स एबिलिटी। प्रमोशन के अंदर वो सारी की सारी चीजें आएंगी, वो सारी एक्टिविटीज जो कम्युनिकेट कर रही है किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में, प्रोडक्ट आ चुका है, उसके फीचर क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, और कस्टमर को कहना कि भैया आओ घर से निकलो, अपना फोन उठाओ और सामान खरीदना शुरू करो, ठीक है, अब चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब प्रमोशनल एक्टिविटीज हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग करना, पर्सनल सेलिंग करना, सेल्स प्रमोशन हो जाता है, जैसे कि डिस्काउंट दे दो, फ्री सैंपल दे दो, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दो, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लेते हो, जैसे कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूं तो यहाँ पर मैसेज के थ्रू मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, मैगजीन्स पे आ रही है, इंटरनेट पे आ रही है, टेलीविजन पे आ रही है। प्रमोशन शुड ऑल्सो टैकल द ऑब्जेक्शंस ऑफ द कस्टमर। अब क्या होता है ना, हमारा कस्टमर कई बार ऑब्जेक्शन भी अराइज कर देता है, तो आपका प्रमोशन इस तरीके से होना चाहिए कि आप उन ऑब्जेक्शंस को इजीली हैंडल कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, अवेयरनेस क्रिएट करना है, कस्टमर को कहना है, लुभावने ऑफर देने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक है, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, बट आपको इसकी भी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या मेन बातें आती हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।